Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini. In this video, I am going to explain you the internal finance and its type, depreciation and retained earning. अब आता है आपका इंटरनल फाइनेंस। नाउ व्हाट इज इंटरनल फाइनेंस? देखो, कंपनी दो तरीके से अपनी कंपनी के अंदर फाइनेंस को मोबिलाइज कर सकती है, फाइनेंस को रेज कर सकती है। या तो एक्सटर्नल करे वो बाहर से, या फिर इंटरनल अंदर से ही अपना पैसा इकट्ठा कर ले वो यहाँ पर। A new company may not raise internal finance or finance, and they can raise finance only external source such as shares, debentures, loans, but an existing company। अब देखो, जो न्यू कंपनी होगी वो कभी भी ना पैसा अंदर से नहीं लेगी, क्योंकि अंदर से कैसे लेगी? अभी नई नई कंपनी खुली है, नए नए एम्प्लॉयज आई, उनके साथ के साथ पैसा थोड़ी मांग लेगी उनसे यहाँ पर। तो कंपनी क्या करती है, वहाँ पर शेयर, डिबेंचर्स, लोन को इशू करती है यहाँ पर, उससे अपना पैसा यहाँ पर इकट्ठा करती है। बट जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, अब देखो, वो दोनों तरीके से कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही बंदे काम कर रहे हैं, उन बंदों को भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, कंपनी भी अपने इंडिविजुअल्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, वर्कर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। तो अब एग्जिस्टिंग होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो अपने इंटरनल फाइनेंस को यहाँ पर कर सकती है, रेज कर सकती है। और एक्सटर्नल से तो वो पहले भी कर सकती थी, आज भी कर सकती है आपका। Internal finance is also one of the important source of finance, and it consists of cost of capital while compared to other source of finance। तो internal source of finance क्या होते हैं आपके, जहाँ पर कंपनी अपने अंदर से ही, अपने अंदर के लोगों से ही यहाँ पर फाइनेंस को रेज किया जाता है। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपके इंटरनल फाइनेंस को, डेप्रिसिएशन फंड और आपका रिटेन अर्निंग। Now, first is what is depreciation of funds. Depreciation of funds are the major part of internal source of finance which is issued to meet the working capital requirement of the business concern। अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि डेप्रिसिएशन फंड को यूज किसके लिए किया जाता है? तो जो कंपनी के आपकी डेली वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, डेली खर्चों के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसको मीट करने के लिए कंपनी क्या बनाती है, यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन फंड बनाती है। तो जैसे जैसे क्या करती है, वो कुछ पैसे का कुछ पैसा अपने इस फंड के अंदर डालती रहती है, ताकि एकदम से अगर कंपनी के पास कैपिटल की कमी होती है तो कैपिटल अपने इस डेप्रिसिएशन फंड को वो यूज करेगी डेली रूटीन के खर्चों को मीट करने के लिए। Depreciation means decrease in the value of asset due to wear and tear, lapse of time, obsolescence, exhaustion। अब देखो, डेप्रिसिएशन बेसिकली वर्ड की बात करें तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? आपकी कोई आपने मशीनरी ली है, आपने 10 लाख की यहाँ पर, तो अगर 5 साल के बाद क्या वो सेम मशीनरी आपके 10 लाख के यहाँ पर क्या हो सकता है, सेल कर सकते हो उसको? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो उसकी वैल्यू है, 5 साल में आपने उसको यूज किया है, रिपेयर कराया है, कितनी बार उसमें खराबियाँ हुई हैं, कितनी बार उसमें जंग लगा है, कितनी बार उसमें दिक्कतें आई हैं, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम के बाद एसेट की वैल्यू घटती है और हर साल घटती है वो वैल्यू आपकी। तो यही होता है आपका डेप्रिसिएशन, जिसका मतलब क्या होता है, जो वैल्यू होती है एसेट्स की, वो आपकी हर साल के बाद कम होती जाती है, जिसकी किसकी वजह से, वियर टियर की वजह से, टाइम की वजह से, उसके ऑब्सोलेंस की वजह से। तो ये होते हैं आपके डेप्रिसिएशन। जनरली डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी एंड फिक्स रेट फॉर एवरी ईयर। हमने दो मेथड के नाम सुनोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यही एक दो मेथड्स होते हैं जिन पे आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, कि आपकी जो फर्म होती है, आपकी फर्म के अंदर जो एसेट्स होते हैं कंपनी में, वो क्या होते हैं, हर साल एक फिक्स रेट से क्या होता है, उनके अंदर डेप्रिसिएशन होता है, खराबी आती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, गिरती है आपकी। The purpose of depreciation is replacement of the assets after expiry period। अब इसका डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है उसका, कि भाई आप एक वैल्यू को, एसेट को कितने टाइम तक यहाँ पर यूज कर सकते हो, और कितने टाइम के बाद, कितने सालों के बाद आपको वो जो एसेट है वो अपनी रिप्लेस करनी ही पड़ेगी, वो एक्सपायर हो चुकी होगी। तो ये पता चलता है आपको रिप्लेसमेंट से, कि एक टाइम के बाद जब फर्म की वैल्यू आपको दिखेगी कि ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, ऑलमोस्ट आपने वैल्यू को यहाँ पर यूज कर लिया है उसके, आफ्टर दैट यू हैव टू रिप्लेस दैट एसेट, उस एसेट को बेचना होगा और दूसरी एसेट को लाना होगा यहाँ पर। It is one kind of provision of fund which is needed to reduce the tax burden and overall profitability of the company। अब देखो, यहाँ पर जो ये टैक्स डेप्रिसिएशन फंड होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये टैक्स बर्डन को भी रिड्यूस करता है और आपकी कंपनी के प्रॉफिट को भी, बर्डन को, प्रॉफिट को भी कम करता है। देखो, प्रॉफिट को कम कैसे करेगा? हर साल आपकी वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो ऑब्वियस सी बात है, उस पे खर्चा हो रहा है आपका, तो आपकी प्रॉफिट वहाँ पर जो उस पे खर्चा कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो? कंपनी के प्रॉफिट के पैसे से तो आप उसमें खर्चा लगा रहे हो ना अपना, जो उस पे खर्चे को पूरा कर रहे हो। कभी उसको ठीक करने वाला आ रहा है, कभी कभी उस पे कुछ काम हो रहा है, तो प्रॉफिट तो कम हो रहा है आपका। टैक्स बर्डन कैसे कम होता है, कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या है, आपका एक्सपेंस है एक, और कंपनी में जब कंपनी अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस को शो करती है, उसको उतना ही फ़ायदा उसके टैक्स में यहाँ पर मिलता है।
रिटेन अर्निंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रिटेन अर्निंग। ये क्या है, आपकी कंपनी के अंदर जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसको वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय अपनी कंपनी के अंदर क्या कर लेती है, सेव कर लेती है उस पैसे को। यानी कि प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को, उसको अपने पास ही रख लिया यहाँ पर, तो उस पैसे को आप बोलते हो रिटेन अर्निंग। तो ये क्या होता है, आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। Actually is not a method of raising finance but is also called accumulation of profit by a company for its expansion and diversification activities। अब देखो, इसको फाइनेंस रेज करने का मेथड नहीं बोल सकते रिटेन अर्निंग को एक तरीके से। ये क्या होता है, एक्यूमुलेशन, यानी कि आपका क्या है, लमसम ऑफ प्रॉफिट्स, आपके प्रॉफिट्स का जितना भी जमा किया हुआ पैसा है वो होता है आपका रिटेन अर्निंग, जिसको एक कंपनी अपनी या तो अपनी फर्म को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डाइवर्सिफाई करने के लिए यूज करती है आपकी इस पैसे को। रिटेन अर्निंग आर ऑल्सो कॉल्ड अंडर डिफरेंट नेम सच एज, इसके दूसरे नेम होते हैं आपके जैसे सेल्फ फाइनेंस, इंटर फाइनेंस, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होगा कि हमने प्रॉफिट को आगे भेजने की बजाय, डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय अपने पास ही रख लिया, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। According to the Companies Act 1956, certain percentage as prescribed by the central government not exceeding 10% of the net profit after tax of a financial year have to be compulsory transferred to reserve by a company before charging dividend for the year। अब यहाँ पर जो आपका कंपनी एक्ट था 1956, उसके अंदर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये कुछ रेट फिक्स कर दिया था जो 10% से ज़्यादा नहीं था, कि जो आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट बचता है। नेट प्रॉफिट कौन सा होता है आपका, जो उसमें जितने भी आपने चीज़ें होती हैं सारे एक्सपेंस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, हैव टू बी कंपल्सरी ट्रांसफर टू द रिजर्व बाय अ कंपनी। अपनी कंपनी क्या है, आपने डिविडेंड अभी तक डिक्लेयर नहीं करे, सपोज आपके पास 20,000 रुपये हैं, 20,000 में आपको यहाँ पर 5,000 डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो पहले आप क्या करोगे, इसमें से अपने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे, जितना भी आपने करना होगा, जितनी परसेंटेज यहाँ पर फिक्स की होगी उस रिजर्व में। सपोज आपने कर दिया यहाँ पर 4,000 कर दिया तो 16,000 बचा। अब इस 16,000 में से आप अपने डिविडेंड पे करोगे यहाँ पर। तो यानी कि रिजर्व को मेंटेन करना सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया, जरूरी कर दिया, नेसेसरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया एक तरीके से। Under the retained earning source of finance, a part of total profit is transferred to various reserves such as। अब देखो यहाँ पर जितनी भी रिटेन अर्निंग है आपकी सोर्स ऑफ फाइनेंस में, उसमें क्या बोलते हैं कि इसी में से जो आपका टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा हम बहुत अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आपका जनरल रिजर्व, रिप्लेसमेंट फंड, रिजर्व फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, रिजर्व फंड एंड सीक्रेट रिजर्व। तो सीक्रेट रिजर्व कंपनी क्या करती है, एक तरीके से इसको रखना इलीगल टाइप का होता है, मतलब कोई भी लॉ के अंदर सीक्रेट रिजर्व कोई कंपनी मेंटेन नहीं कर सकती यहाँ पर, बट लेकिन हर एक कंपनी इसको सीक्रेट रिजर्व को मेंटेन यहाँ पर करती है यहाँ पर क्योंकि सीक्रेट रिजर्व में क्या होगा, हमें नहीं पता कंपनी कितना पैसा रख रही है, कितना नहीं रख रही है, तो वो क्या कर रही है, अपने सीक्रेट रिजर्व में रखकर एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखा देते हैं, प्रॉफिट को कम दिखा देते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से वो उसको ना क्या करते हैं, टैक्स से बच जाते हैं। तो इसलिए सीक्रेट रिजर्व को कंपनी यहाँ पर जो आपका लॉ है उसको यहाँ पर फेवर में नहीं लेता है यहाँ पर। एडवांटेजेस क्या होते हैं आपके रिटेन अर्निंग के, यूजफुल फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर कंपनी के पास इनफ अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग यानी कि पैसा है आपका, तो यहाँ पर अपने बिजनेस को वो एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस सेक्टर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिकल सोर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका एक चीप सोर्स होता है, आपको इस सोर्स को फाइनेंस को रेज करने के लिए कोई भी पैसा नहीं खर्च करना होता, ना कोई पैसा लगता, ना कोई किसी तरीके की फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है इसके अंदर। प्रॉफिट आया है, आपने उसको बांटने की बजाय उसको क्या कर लिया है, सेव कर लिया, तो कोई पैसा तो लगा ही नहीं इसके अंदर। अवॉइड एक्सेसिव टैक्स, अब देखो जब आप अपने पैसे को यहाँ पर क्या कर रहे हो, रख रहे हो वापस, यानी कि डिविडेंड नहीं दे रहे आप यहाँ पर, उस पैसे को वापस रख रहे हो, तो इसका मतलब प्रॉफिट को तो आप अपने पास ही रख रहे हो एक तरीके से। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इविजन ऑफ एक्सेसिव टैक्स इन अ कंपनी व्हेन इट हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इविजन क्या होता है, टैक्स की एक तरीके से चोरी करना यहाँ पर। तो यहाँ पर अपनी रिटेन अर्निंग जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, अब उसमें क्या करोगे आप एक्सेसिव टैक्स से यहाँ पर बच जाओगे। इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर देता है आपका, कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑल्सो इट मोर सुटेबल टू दोज कंपनीज विच गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन। कंपनी यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रही है अपने बिजनेस को, एक्सपेंड कर रही है, तो भाई एक्सपेंड कर रही है, बढ़ा रही है, तो वहां से पैसा भी तो उनको डबल कमाएंगे ना, वो जितना ज्यादा एक्सपेंड करेंगे उतना ही ज्यादा उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी यहाँ पर पैसा कमाने की।
नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, आपकी रिटेन अर्निंग के अंदर कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस नहीं होती यहाँ पर। जैसे कि इफ द कंपनी यूज इक्विटी फाइनेंस दे हैव टू पे डिविडेंड, एंड इफ अ कंपनी यूज डेब्ट फाइनेंस दे हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर इक्विटी उन्होंने इशू किया हुआ है तो उनको डिविडेंड पे करना है, डेब्ट इशू किया है तो उनको इंटरेस्ट पे करना है। बट इफ द कंपनी यूज रिटेन अर्निंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस दे नीड नॉट टू पे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट। मगर अब अपनी कंपनी सपोज प्रॉफिट नहीं हुआ एक कंपनी को, और वो अपने रिटेन अर्निंग में से यहाँ पर क्या कर रही है, प्रॉफिट पे कर रही है अपना, वो सॉरी इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करने हैं, तो वहाँ पर कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसको इतना फिक्स करना ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में से पे कर रही है, तो जितना दे पाएगी वो उतना ही दे पाएगी, बस उसके अंदर भी फिक्स का कोई भी झंझट नहीं होता यहाँ पर। फ्लेक्सिबल सोर्सेज, अब यहाँ पर क्या होते हैं, रिटेन अर्निंग अलाउ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू रिमेन कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, दे डिड नॉट टू रेज लोन्स फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट्स, इट हैज अ रिटेन अर्निंग। अब देखो फ्लेक्सिबल सोर्सेज कैसे, एक तो वो अपनी रिटेन अर्निंग के अंदर कितना पैसा डालना चाहे, डेट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी। अब नेक्स्ट टाइम अगर उनको कभी डेप्ट की यूज नीड पड़ेगी यहाँ पर, तो वो डेप्ट यहाँ पर नहीं लेंगे, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए वो बाहर से पैसा ना लेके अपनी रिटेन अर्निंग को ही यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो रिटेन अर्निंग को यूज करने का एक फायदा होगा कि उनका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, डेप्ट लेते तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता, उस इंटरेस्ट से उन खर्चे से भी वो क्या करते हैं, बच जाते हैं यहाँ पर। इंक्रीज द शेयर वैल्यू, शेयर वैल्यू को कैसे इंक्रीज करते हैं, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी जो फाइनेंस रेज करते हो यहाँ पर आपको बाहर से फाइनेंस रेज करने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे अभी मैंने बताया डेप्ट अगर यूज करते तो उस पर इंटरेस्ट करते, तो आपको क्या होता है, इंटरेस्ट पे करने पे आपका एक तरीके से एक्सपेंस ही बढ़ रहा है। अब ये चीज नहीं होगी कुछ भी, जब ये चीज नहीं होती आपकी कॉस्ट यहाँ पर कम होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बन जाती है, आपकी चीपर बन जाती है दूसरे अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस में। तो इससे क्या होता है, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब भी आपकी घटती है, तो जो आपकी फर्म की वैल्यू होती है, जो शेयर की वैल्यूज होती है, वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाती हैं आपकी। Now what are the disadvantages of retain अर्निंग, देखो सबसे पहला ही यहाँ पर क्या आता है, आपका मिसयूज। आपने शेयर होल्डर्स को बोला कि हम तुम्हें डिविडेंड नहीं देंगे क्योंकि हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं, हम अपने उनको रीजन देते हैं कि हम अपनी कंपनी को यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं, हम उसको डाइवर्सिफाई करने होते हैं, तो हम इस साल आपको डिविडेंड यहाँ पर नहीं देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑलरेडी आपके कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनको लगेगा भाई ठीक है अच्छी बात है, कंपनी अगर यहाँ पर बढ़ेगी तो हमारा भी फायदा होगा। बट आप ऐसा कुछ नहीं करते हो यहाँ पर, अगले साल 2 साल हो गए 3 साल हो गए आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड नहीं कर रहे, तो आप रिटेन अर्निंग को कैसे यूज कर रहे हो, क्योंकि वो इंटरनल फाइनेंस है, हमें नहीं पता आप उनको किन चीजों के लिए यूज कर रहे हो सकता है आप उनका क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो यहाँ पर। लीड टू मोनोपोलीज, अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिटेन अर्निंग यहाँ पर उनके पास है, यानी कि जमा हुआ पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंपनी एक मार्केट के अंदर एक मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। सपोज अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट के अंदर, तो उसके पास रिटेन अर्निंग में इतना ज़्यादा पैसा है तो वो इजीली ग्रैब कर लेगी यहाँ पर। तो उसने दूसरी यहाँ पर कंपनीज को, दूसरी तरीके की कंपनीज को वो ही नहीं दे रही किसी भी तरीके से, हाँ, उनको एडवांटेज लेने का मौका ही नहीं देंगी वो, क्योंकि वो सबसे पहले खुद जाकर उस एडवांटेज को ग्रैब करेंगी यहाँ पर। ओवर कैपिटलाइजेशन देखो, रिटेन अर्निंग अगर कंपनी यहाँ पर बढ़ाती जाएगी, मोर एंड मोर रिटेन अर्निंग करेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इस चीज़ से क्या होगा कि ओवर कैपिटलाइजेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनसफिशिएंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को एज ए रिटेन अर्निंग भरती जा रही है, भाई अगर तुम पैसे को यूज ही नहीं कर रहे हो यहाँ पर, तो फाइनेंस के लिए तो पैसे को यूज ही नहीं कर रहे, तो उसका क्या होगा, इनसफिशिएंट सोर्स हो गया फाइनेंस का, कि फाइनेंस के लिए यूज नहीं करे, सिर्फ उनको आप जमा करके रखे जा रहे हो पैसे को यहाँ पर। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन क्या होता है, आपके एक तरीके से टैक्स की यहाँ पर चोरी करना। तो कंपनी रिड्यूस टैक्स बर्डन थ्रू द रिटेन अर्निंग, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन अर्निंग करती है, जिससे उनको क्या मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और वहाँ से टैक्स को एक तरीके से चोरी करती है टैक्स की। डिससेटिस्फैक्शन, अब देखो डिससेटिस्फैक्शन कैसी होगी, एक तो कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दे रही है बोलकर कि हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं। अब रिटेन अर्निंग कर रहे हैं तो कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक कोई भी शेयर होल्डर्स होंगे वो कुछ तो डिसअपॉइंट होंगे ही होंगे कि भाई उनको यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिल रहा है। सो द शेयर होल्डर डज नॉट लाइक टू यूज द रिटेन अर्निंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इन ऑल सिचुएशन। कौन से शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जिनको पसंद नहीं आएगा कि उनको यहाँ पर रिटेन अर्निंग उनको डिविडेंड ना मिले, तो यहाँ पर ये चीज होती है, वो एक तरीके से क्या होते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द डिविडेंड इन रिटर्न। तो दीज आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.